हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं संदीप मिश्रा आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 11th के समुच्चय। क्लास 11th का चैप्टर समुच्चय सेट। देखिए क्या होता है समुच्चय। सबसे पहले हम समुच्चय के बारे में जानते हैं। जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर को समुच्चय सिद्धांत का पिता कहा जाता है, यानी जॉर्ज कैंटर ने ही सबसे पहले समुच्चय सिद्धांत का विकास किया था, इसीलिए जॉर्ज कैंटर को समुच्चय सिद्धांत का पिता कहा जाता है। समुच्चय कहते किसको हैं? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब क्या है? वस्तुओं या पदों का ऐसा समूह, वस्तुओं या पदों का ऐसा समूह जिसमें कोई विशेष गुण पाया जाता है या समुच्चय कहलाता है। यानी कि समुच्चय को जब भी हम लिखेंगे, जैसे हम समुच्चय के लिए पहले आपको बता दें कि क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें, मैं यहाँ पे दो चीजें लिखूंगा। सबसे पहला अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। और यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूं, भारत के सर्वश्रेष्ठ 10 कवियों का समुच्चय। अभी आपको पता चल जाएगा कि सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है। सुपरिभाषित, देखिए समुच्चय तभी कहलाएगा कि जब मेरा आंसर, आपका आंसर और सारे लोग का आंसर एक हो तो वह समुच्चय कहलाएगा। जैसे देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। हम जब भी किसी समुच्चय लिखते हैं तो उसको अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी A to Z कैपिटल लेटर का उपयोग करेंगे, उसको मझले ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं, और अवयवों को जब लिखते हैं तो उनके बीच कॉमा लगाते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर हैं A, E, I, O, U, इसके बीच कॉमा लगा दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय A=A, E, I, O, U। तो यह अगर मेरा आंसर है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय A, E, I, O, U, तो आपका भी जरूर A, E, I, O, U ही होगा। इसके अलावा अन्य कोई नहीं हो सकता। तो यह एक समुच्चय है, यह एक समुच्चय है। बताया मैंने पहले कैसे पहचानेंगे कि कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है। तो मेरा आंसर, आपका आंसर और ओवरऑल सारे लोगों का आंसर अगर एक ही आता है तो वह समुच्चय होता है, अन्यथा समुच्चय नहीं है। चलिए अब दूसरा मैं पढ़ रहा हूं, भारत के सर्वश्रेष्ठ 10 कवियों का समुच्चय। भारत के सर्वश्रेष्ठ 10 कवियों का समुच्चय। हम कोई 10 कवि अलग अलग नाम लेंगे, सभी कवि सर्वश्रेष्ठ होते हैं, तो मैं 10 अलग अलग कवियों का नाम लिखूंगा। आप लिखेंगे तो कोई 10 अलग अलग लिखेंगे, और सारे लोग लिखेंगे तो वो कोई और 10 लिखेंगे, तो हमारा आंसर इस पे मैच नहीं करेगा, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है। ऐसे ही हम कहें कि भारत के सर्वश्रेष्ठ 10 बल्लेबाजों का समुच्चय, तो यह भी समुच्चय नहीं है, क्योंकि भारत के सर्वश्रेष्ठ 10 बल्लेबाज, मेरा मानना कुछ और है। मैं सचिन तेंदुलकर, सहवाग, विराट कोहली, धोनी को मानूंगा, आपका आंसर कोई और होगा, रोहित शर्मा, आप वैसे लेंगे, तो यानी कि अलग अलग आंसर आएगा, इसलिए कोई समुच्चय नहीं है। तो समुच्चय पहचानने का सबसे आसान तरीका कि कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है, तो आप ऐसे करेंगे कि आंसर चेक करेंगे, अगर सारे लोग का आंसर एक आता है तो वह समुच्चय है, अन्यथा समुच्चय नहीं है। जैसे भारत के 10 कवियों का समुच्चय, भारत के सर्वश्रेष्ठ 10 बल्लेबाजों का समुच्चय, समुच्चय नहीं है, लेकिन यह एक समुच्चय है। ऐसे ही हम कहें
कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो यहां पे हम लगाएंगे क्रमशः 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो आप लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी कैपिटल लेटर ले लीजिए। ज्यादातर अगर प्राकृतिक संख्याओं की बात हो तो आप इसको कैपिटल एन से दिखाइए। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 ये है। तो यह एक समुच्चय है। अंग्रेजी वर्णमाला में जब भी हम कोई समुच्चय दिखाएंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे और अवयव को अगर अपने पास से दिखाना हो तो स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं। ये समुच्चय लिखने का तरीका होता है। अवयवों को मझले ब्रैकेट में बंद करते हैं और उनके बीच में कॉमा लगाते हैं। तो आपको यहाँ दो चीजें सीखने को आ गया। एक समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं, तो मझले ब्रैकेट में उनके अवयवों के बीच कॉमा लगाकर लिखते हैं और समुच्चय को नाम दिया जाता है तो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर का उपयोग करते हैं। अब भारत के कौन समुच्चय है, दूसरी चीज क्या है कि कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ये दो चीजें आपको बिल्कुल भली भांति समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं समुच्चय लिखने की विधियां। समुच्चय लिखने की कितनी विधियां हैं ये अब हम जानेंगे। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहा जाता है बच्चों। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहा जाता है। समुच्चय लिखने की दो विधियां हैं। समुच्चय लिखने की मुख्य रूप से दो विधियां हैं। सबसे पहला है रोस्टर विधि, सारणी विधि। रोस्टर विधि, सारणी विधि या सूची विधि। रोस्टर विधि ये पहला मेथड है समुच्चय लिखने की। रोस्टर विधि, सारणी विधि या सूची विधि। और दूसरा जो विधि है आपका समुच्चय लिखने की वह है समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। यानी समुच्चय लिखने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं, एक रोस्टर विधि, सारणी विधि या सूची विधि, और दूसरा समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। समुच्चय लिखने की दो विधियां हैं हमारे पास, समुच्चय निर्माण विधि, सारणी विधि या सूची विधि, और दूसरा समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। देखिए सबसे पहले हम रोस्टर विधि यानी सारणी विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने माना था सबसे पहले कि A = A-E-I-O-U। अगर हम इसको गुण विधि से लिखना चाहें तो हम सबसे पहले लिखेंगे A = मझले ब्रैकेट में X such that X। क्या लिखेंगे, X such that X। अब इसके गुण को लिख देंगे। इसमें क्या है, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। तो आप यहां लिख देंगे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, और मझले ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ऐसे लिखते हैं बच्चों। जैसे मैंने यहाँ पहला एग्जांपल लिखा, अभी हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक समुच्चय हम मान रहे हैं B = 2 4 6 8 10 ... तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हमको इसको निर्माण विधि में लिखना हो तो अब हम इसका प्रयोग करेंगे नमस्ते के जैसे। जैसे आपके घर कोई आता है, आप उसको प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो यक्स सच दैट यक्स को हम कह देंगे नमस्ते। यानी ये सबके लिए करना है, जो भी हमारे पास आएगा उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिख रहे हैं और उसका हम गुण खोजेंगे। तो ये क्या है, तो ये है
सम संख्याओं का समुच्चय है। तो यानी आप यहाँ पे लिखेंगे v इक्वल टू एक्स सच दैट x सम संख्याओं का समुच्चय। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ऐसे भी लिख सकते हैं। का समुच्चय लिखना जरूरी नहीं होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। ऐसे बी इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स सम संख्याओं का समुच्चय लिखना जरूरी नहीं है, आप लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स सम संख्या है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यक्स सच दैट यक्स सम संख्या है। ऐसे ही हम यहाँ पे एक और दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल लिखकर। जैसे मान लीजिए तीसरा है b इक्वल टू 2 4 6 8 और हमने यहाँ बंद कर दिया। तो ये भी तो समी संख्या है, लेकिन इसमें कुछ विशेष गुण है। गुण क्या है कि हम 2 के बराबर या 2 से बड़ा लेंगे और लेस देन 10 लेंगे। तो यानी कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, b इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स एक सम संख्या है जहां x इज लेस देन 10। इसका मतलब क्या हो गया कि यक्स जो है वह एक सम संख्या है, लेकिन यक्स है वो 10 से क्या है, छोटा है। यक्स जो है वो 10 से क्या है, छोटा है। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है हमारे पास c इक्वल टू 1 3 5 7 डॉट। तो आप जान गए कि ये विषम संख्याओं का समुच्चय है। तो आप इसको बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं, c इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स विषम संख्या है। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट टर्म है तो यहाँ भी इनफाइनाइट टर्म ही होगा। टोटल विषम संख्याओं का समुच्चय ये भी है और टोटल विषम संख्याओं का समुच्चय ये भी है। तो यानी रोस्टर विधि में, सारणी विधि में, सूची विधि में एक एक अवयव को निरूपित करना अनिवार्य होता है, लेकिन समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि में सिर्फ उसके गुणों को लिखा जाता है। और लिखने का तरीका है कि यक्स सच दैट यक्स का प्रयोग करेंगे, मझले ब्रैकेट में जो भी गुण उसके अंदर है आप उसके गुण को आसानी से लिख देंगे। जैसे एक और मैं एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है पांचवा d इक्वल टू 1/2 1/3 1/4 डॉट डॉट। ठीक है, तो हम यहां से क्या करेंगे, इसमें कौन सा गुण है हम ये सोचेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं d इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू 1/n, माने यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू 1/n प्रकार की संख्या जहां स्मॉल n इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल n, यानी कि जो स्मॉल n है वो कैपिटल n का क्या है, अवयव है। तो यानी देखिए यहाँ से स्पष्ट हो गया कि 1/n प्रकार की संख्या है जहां स्मॉल n इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल n, कैपिटल n का अवयव है। तो कैपिटल n यानी नेचुरल नंबर आप 1 से शुरू करेंगे, रखते चले जाएंगे 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10, ऐसे ही आप लिखते हुए इसको चले जाएंगे। तो हमारे पास दो विधियां हैं समुच्चय लिखने की, एक है हमारा रोस्टर सारणी या सूची विधि और दूसरा है हमारे पास समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। हम इसमें क्या करते हैं, एक एक अवयव को दिखाना जरूरी होता है और निर्माण विधि या गुण विधि में हमको कुछ नहीं करना होता है, केवल दिए गए समुच्चय के गुणों को लिख देना है। लिखने से पहले मझले ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे और यक्स सच दैट यक्स लिखाएंगे और जो भी उसके अंदर गुण विद्यमान है उन सारे गुणों को उसमें लिखेंगे। तो ये है आपके सामने, आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अब हमारे पास है समुच्चय के प्रकार। देखिए वैसे तो समुच्चय के विभिन्न प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रकार है आपके सामने हमने लिख दिया है।
रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय, इसी को कहते हैं एम्प्टी, नल या वाइड सेट। दूसरा है हमारे पास एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। तीसरा है परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। चौथा है हमारे पास अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। पांचवा है हमारे पास समान समुच्चय, इक्वल सेट। छठवां है हमारे पास समतुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट। देखिए सबसे पहले है हमारे पास रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय, इसको एम्प्टी, नल या वाइड सेट कहते हैं। देखिए रिक्त समुच्चय क्या है? ऐसा समुच्चय जिसका कोई अवयव न हो, यानी उसके अवयवों की संख्या शून्य हो, तो उसको हम कहते हैं शून्य समुच्चय। सामान्यतः शून्य समुच्चय को कभी भी जीरो से नहीं दिखाया जाता है, इसको समुच्चय में फाई से दिखाया जाता है, या सिर्फ मझले ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, इसके अंदर कोई अवयव नहीं लिखते हैं। समुच्चय, शून्य समुच्चय को फाई से लिखते हैं या सिर्फ मझले ब्रैकेट से, इसके अंदर कोई अवयव नहीं लिखते हैं, इस ऐसे समुच्चय को हम कहेंगे कि यह शून्य समुच्चय है। जैसे हम कहें कि एक समुच्चय है हमारे पास A इक्वल टू, कोई समुच्चय है कि ऐसी सम संख्या जो 2 से विभाज्य न हो। कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो 2 से कटती नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है A इक्वल टू ऐसी सम संख्या जो 2 से विभाज्य न हो, तो इसका अवयव हो जाएगा फाई। इसका अवयव क्या हो जाएगा? फाई। अगर फाई को आप मझले ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये लिखना गलत होगा, तब ये शून्य समुच्चय नहीं होगा, तब ये एकल समुच्चय में आ जाएगा, क्योंकि इसका एक अवयव फाई होगा। इसलिए फाई को कभी भी मझले ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता है, इसका अवयव है फाई। कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो 2 से नहीं कटेगी, सारी की सारी सम संख्याएं 2 से कटती हैं। तो हमने आपसे कहा ऐसा कोई भी समुच्चय जिसका कोई अवयव न हो, शून्य समुच्चय या रिक्त समुच्चय कहलाता है। ऐसे ही हमारे पास एक और हम ले रहे हैं, b इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या जहां x जो है वह 0 से बड़ा है, x जो है वह 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो? कोई नहीं है, तो इसके भी अवयव हो जाएगा फाई। अब आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो शून्य या रिक्त समुच्चय के हैं। जैसे हम कहें कि 2 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है जो 2 से क्या हो? छोटी हो, तो यानी वह भी कौन सा समुच्चय में आएगा? रिक्त समुच्चय। ऐसे ही बहुत सारे रिक्त समुच्चय के एग्जाम्पल हैं, आप प्रैक्टिस करिए और एग्जाम्पल लिखते जाइए। अब हम आते हैं एकल समुच्चय। एकल समुच्चय मतलब जिसका एकमात्र अवयव हो, उसको हम कहेंगे एकल समुच्चय, यानी ऐसा समुच्चय जिसका केवल एक ही अवयव। जैसे b इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स भारत के महिला राष्ट्रपति का समुच्चय। ये एक एकल समुच्चय है, सिंगलटन सेट है। भारत के महिला राष्ट्रपति का समुच्चय, यानी कि केवल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की महिला राष्ट्रपति हैं, उनके अलावा और कोई महिला राष्ट्रपति नहीं हुई। तो ऐसा समुच्चय जिसका केवल एक अवयव हो वह एकल समुच्चय कहलाता है, यानी भारत के महिला राष्ट्रपति का समुच्चय। तो इसका आंसर होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और कोई नहीं है, तो एक ही अवयव है, इसलिए यह कौन सा समुच्चय होगा? एकल समुच्चय। ऐसे ही हमारे पास c इक्वल टू है यक्स सच दैट यक्स एक सम अभाज्य संख्या। यक्स सच दैट यक्स एक सम अभाज्य संख्या, इसका आंसर केवल 2 होगा, यानी केवल 2 ही एक ऐसी सम अभाज्य संख्या है और कोई सम संख्या अभाज्य नहीं है, तो यानी कि इसका आंसर 2 होगा, इसलिए यह भी एकल समुच्चय है। तो यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा, एकल समुच्चय का मतलब जिसका केवल एक अवयव। जैसे इसके और अनदर अगर हम एग्जांपल लिखना चाहें तो मझले ब्रैकेट में 1 लिख दें, एकल समुच्चय हो गया। ये जो भी समुच्चय है उसका एक ही अवयव है। मझले ब्रैकेट में 3 लिख दें, एक ही अवयव है, केवल 3। मझले ब्रैकेट में 5 लिख दें
तो यानी कि एक अवयव हो गया 5, इसलिए यह क्या हो गया, एकल समुच्चय। यानी एकल समुच्चय वह समुच्चय है जिसका मात्र और मात्र एक अवयव हो, उसको हम कहेंगे एकल समुच्चय। अब आता है हमारे पास परिमित समुच्चय, फाइनाइट से। परिमित समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें हम उसके अवयवों को गिन सकते हैं, उसको कहते हैं परिमित समुच्चय। जैसे हमारे पास देखिए एक एग्जांपल हमारे पास है, a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इसमें अवयवों की कुल संख्या 6 है, तो यानी यह एक परिमित समुच्चय है, इसमें हम अवयवों को गिन सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 6, यानी कि यह एक परिमित समुच्चय है। ऐसे ही हमारे पास है c इक्वल टू 2 4 6 8, यानी यह भी एक परिमित समुच्चय है। ऐसे ही यक्स यक्स अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, तो हमको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, उसको हम आसानी से गिन सकते हैं, इसलिए वह एक परिमित समुच्चय होगा। ऐसे ही हमारे पास अगला है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय का मतलब कि जिसमें अवयवों को गिना न जा सके। जैसे इसी एग्जाम्पल में अगर हम डॉट लगा दें तो यह अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। इसके बाद डॉट लगा दीजिए, मतलब इसमें और भी अवयव है, लेकिन कहाँ तक अवयव है इसको हम गिन नहीं सकते, इसलिए यह कौन सा समुच्चय में आ गया, अपरिमित समुच्चय में। ऐसे ही c इक्वल टू 2 4 6 8, 2 4 6 8, यह भी क्या है, इसके आगे डॉट 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 लगाकर मझले ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, तो यह हो गया हमारा अपरिमित समुच्चय। यानी ऐसा समुच्चय जिसमें हम अवयवों को गिन नहीं सकते हैं, ऐसे समुच्चय को कहते हैं अपरिमित समुच्चय। ऐसे ही अब अगला है हमारे पास समान समुच्चय, इक्वल सेट। समान समुच्चय, देखिए दो समुच्चय समान तभी कहे जाएंगे कि जब a इक्वल टू क्या हो, b हो, यानी a का अवयव b का अवयव हो और b का पूरा अवयव a का अवयव। कहने का मतलब क्या है, जैसे हम कहें a इक्वल टू 1 2 3 और b इक्वल टू कहें 2 3 1, तो दोनों में a इक्वल टू क्या होगा, b। a का पूरा अवयव b में भी है और b का पूरा अवयव a में भी है, तो यहाँ कहते हैं इसको समान समुच्चय। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, जैसे हम कहेंगे a b c b c a, यानी जो कैपिटल A है उसके अवयव हैं स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, तो कैपिटल B में भी अवयव है स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। अवयवों को इधर उधर लिखने से कोई अवयवों का क्रम आप जैसे चाहे वैसे बदल सकते हैं, क्रम समुच्चय का कोई ध्यान नहीं देता है, समुच्चय में क्रम का होना अनिवार्य नहीं है। a इक्वल टू क्या हो गया, b, यानी a और b आपस में बराबर है। a का अवयव b का अवयव हो और b का अवयव a का अवयव हो, तो इसको हम कहते हैं a बराबर b, यानी समान समुच्चय। ऐसे ही हमारे पास एक समुच्चय है समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय में अवयव बराबर नहीं होना चाहिए, या हो भी सकता है लेकिन अवयवों की संख्या बराबर हो। जैसे हम कहें कि a इक्वल टू 1 2 3, इसमें कितने अवयव हैं, तीन अवयव हैं, तो ऐसे ही एक समुच्चय हम ले रहे हैं b, a b c, इसमें भी कितने हैं, 3। तो समतुल्य को दिखाने के लिए दिखाते हैं कि a समतुल्य b, b समतुल्य a, यानी a b के क्या है, समतुल्य है। समतुल्य का मतलब अवयवों की संख्या बराबर हो, अवयव का बराबर होना अनिवार्य नहीं है। अवयव की संख्या अगर बराबर है तो उसको हम कहेंगे समतुल्य समुच्चय। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, शून्य समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसका कोई अवयव न हो उसको रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। इसको फाई से दिखाते हैं, इसको मझले ब्रैकेट में दिखाते हैं। फाई को कभी मझले ब्रैकेट में नहीं लिखना चाहिए, अगर फाई को मझले ब्रैकेट में लिखेंगे तो वह एकल समुच्चय हो जाता है। उसके एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा और भी एग्जाम्पल खुद से प्रैक्टिस करिएगा। एकल समुच्चय सिंगलटन सेट, जिसका मात्र एक अवयव हो उसको हम कहेंगे एकल समुच्चय। परिमित समुच्चय, जिसमें अवयवों को गिना जा सके उसको कहते हैं परिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, जिसमें अवयवों को गिना न जा सके उसको हम कहेंगे अपरिमित समुच्चय। समान समुच्चय, a और b समान समुच्चय हैं क्योंकि a का पूरा अवयव b में है, b के पूरे अवयव a में हो। समतुल्य समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या बराबर हो उसको हम कहेंगे समतुल्य समुच्चय, और ये समतुल्य का साइन होता है, ये समतुल्य का साइन होता है।
अगर कभी ऐसा लिखा हुआ मिले कि x इज द एलिमेंट ऑफ ए और y इज द नॉट एलिमेंट ऑफ ए, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि x जो है वह समुच्चय ए का अवयव है, और इसका मतलब होता है i जो अवयव है वह समुच्चय ए का अवयव नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास a इक्वल टू 1 2 3 है, तो हम यहाँ कहेंगे 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 3 इज द एलिमेंट ऑफ ए। माने 1 2 और 3 ए के अवयव है, लेकिन कहेगा कि 4 और यहाँ फिल इन द ब्लैंक भरिए, तो आप यहाँ लिखेंगे 4 इसमें नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे 4 इज द नॉट एलिमेंट ऑफ ए। ऐसे ही 5 फिल इन द ब्लैंक और ए दे दे, तो आप लिखेंगे 5 इज द नॉट एलिमेंट ऑफ ए। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लीजिए b इक्वल टू हमारे पास है AEIOU, तो ये बताइए कि स्मॉल b यहाँ क्या भरेंगे आप? कैपिटल बी। क्या स्मॉल b इसमें है? नहीं है, तो आप भरेंगे स्मॉल b इज द नॉट एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी, यानी स्मॉल b कैपिटल बी का अवयव नहीं है। ऐसे स्मॉल a यहाँ क्या भरा जाएगा? तो स्मॉल a कैपिटल बी में है, तो यहाँ लिखेंगे इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी। ऐसे ही स्मॉल c और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स और यहाँ b हो जाए, तो आप क्या भरेंगे? तो स्मॉल c इज द, इसमें है? नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नॉट एलिमेंट ऑफ b। ऐसे ही i हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो और b हो, तो आप क्या भरेंगे यहाँ? तो यहाँ भरेंगे i इज द एलिमेंट, i b में है, तो i इज द एलिमेंट ऑफ b, i इज द एलिमेंट ऑफ b, यानी कि आप